चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब। तो आज का जो टॉपिक है वो भी रिटायरमेंट से रिलेटेड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की क्या टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। हमने जैसे लास्ट वीडियो में पेंशन से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, कितनी एग्जेम्पशंस मिलती है, उसकी सारी बातें हम आज करेंगे। तो ग्रेच्युटी बेसिकली सेक्शन 1010 पेंशन 1010 ए था, ये है सेक्शन 1010। तो पहले समझ लेते कि ग्रेच्युटी आखिर होती क्या है और फिर उसके बाद उसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। किस तरह से एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करा गया है कि कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ जिनको ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं, सारी हम बातें करेंगे। तो उससे पहले ग्रेच्युटी को पहले समझ लेते हैं कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है। कहते हैं ग्रेच्युटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट made by an employer in appreciation of service rendered by the employee. Nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employee. Payment of gratuity Act 1970 is a statutory recognition of the concept of gratuity. Almost all employers enter into an agreement with an employee to pay gratuity. देखिए क्या होता है, हर एम्प्लॉय जो भी अपनी किसी कंपनी में काम करता है अपनी पूरी जिंदगी वहां दे देता है, पूरे मतलब अपना अच्छा खासा टाइम वहां डिवोट करता है, पूरी मेहनत से काम करता है। तो एम्प्लॉयर को भी लगता है कि भाई देखिए कोई बंदा मेरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है तो मैं भी उसको बदले में कुछ दूं। तो बेसिकली ग्रेच्युटी एक वॉलंटरी पेमेंट है। वॉलंटरी पेमेंट मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में आना नहीं चाहते हो मत तो एम्प्लॉयर, कोई तुम्हें मना ही नहीं है, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो एम्प्लॉय के साथ तो आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेबल हो वो देखो, वो ग्रेच्युटी एक्ट अलग है, हमें ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं जाना है। ग्रेच्युटी किस पे एप्लीकेबल है किस पे एप्लीकेबल नहीं, हमें वहां नहीं जाना है, हमें सिंपल इसका टैक्स का ट्रीटमेंट समझना है। तो ग्रेच्युटी क्या है, एक वॉलंटरी पेमेंट है जो कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। क्यों करता है, जो एम्प्लॉय ने उसके यहां सर्विसेज दी है उस सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ पेमेंट करता है। लेकिन आज के टाइम पे ग्रेच्युटी एक नॉर्मल पेमेंट है जो कि हर एम्प्लॉय को करी जाती है। मतलब नॉर्मली हर बड़ी कंपनी में ग्रेच्युटी की पेमेंट करी जाती है। नॉर्मली ये होता है कि देखिए आप 5 साल या उससे ज़्यादा का आप कहीं टाइम स्पेंड करते हो और आप उस कंपनी को छोड़ते हो तो कंपनी लायबल है ग्रेच्युटी की पेमेंट करने के लिए। उसमें क्या बेसिक सैलरी डे वगैरह 15 दिन की सैलरी जो भी हिसाब होता हो वो अलग चीज़ है, हमें उसकी बात नहीं करनी है। तो सिंपल क्या है, ग्रेच्युटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ग्रेच्युटी। ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयर, लगभग सारे एम्प्लॉयर ही एंटर करते हैं एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय टू पे ग्रेच्युटी। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेच्युटी का एग्रीमेंट नहीं कर रहा है अपने एम्प्लॉय से तो वहां लाइबल नहीं वो पे करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे देखिए हर कंपनी ग्रेच्युटी का एग्रीमेंट करती ही करती है। अगर वो थोड़ी सी मिड साइज कंपनी है, बड़ी हाई लेवल की कंपनी है, बड़ी कंपनी वो तो करेगी, लेकिन मिड साइज कंपनी भी एंटर करती है। ठीक है, तो ग्रेच्युटी सिंपल एक वॉलंटरी पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है अपने एम्प्लॉय की पास्ट सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए। नॉर्मली 5 साल या उससे ज्यादा का पीरियड कंप्लीट होने पे ग्रेच्युटी की पेमेंट करी जाती है। वो एक ग्रेच्युटी एक्ट में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब हमें जो समझना है, यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि सब इस पे टैक्सेशन कैसे होता है, क्या एग्जेम्पशन है इस पे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमने भी ग्रेच्युटी की डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन समझ ली। अब हम कह रहे हैं कि ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन के लिए ना हमने एम्प्लॉयज को बेसिकली ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमने एम्प्लॉयज को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा है। कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटीज, मतलब लगभग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज आते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन कुछ की क्या बात कहेंगे। दूसरी कैटेगरी है उन एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब क्या, प्राइवेट एम्प्लॉय है। फॉर एम्प्लॉय रिसीव ग्रेच्युटी लेकिन अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मतलब एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट वगैरह करा है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है उसको जो ग्रेच्युटी की पेमेंट हो रही है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट करी जा रही है। मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करा है कि भैया मैं आपको ग्रेच्युटी की पेमेंट करूंगा और जो ग्रेच्युटी की पेमेंट की कैलकुलेशन करी जा रही है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करी जा रही है। तीसरी कैटेगरी है हमारी वो एम्प्लॉयज जिन्हें ग्रेच्युटी मिल रही है। तीसरी कैटेगरी के वो एम्प्लॉयज है जिन्हें ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मतलब एम्प्लॉयज हैं जिनको ग्रेच्युटी मिल रही है लेकिन उनको ग्रेच्युटी
ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिली, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन कुछ पेमेंट उनको भी मिल रही है। क्या पेमेंट मिल रही है हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो उनकी एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है, टैक्स का ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब ग्रेचुटी की एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए इन 3 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहली कैटेगरी भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। क्या है सिंपल सी बात? कि भैया आपके लिए जो भी एंटायर अमाउंट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, डेथ कम मतलब रिटायर हो जाओ या डेथ हो जाए, जो भी पहले हो, अगर आप रिटायर हो गए, डेथ बाद में हुई, तो भी आपको ग्रेचुटी की अमाउंट मिल रही है। अगर आप रिटायर नहीं हुए थे अभी आप काम करते, लेकिन किसी वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपके हेल्थ इश्यूज थे और आप एक्सपायर करके डेथ हो गई, तब भी आपको ग्रेचुटी की पेमेंट मिलेगी। उस केस में 5 साल वाली जो भी मैंने रूलिंग की बात करता वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कहता है कि एंटायर अमाउंट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, डेथ कम रिटायरमेंट जो भी पहले हो, ग्रेचुटी जो भी रिसीव करी जाती है वो एग्जेम्प्ट होती है। नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी और अदर सोर्स एज द केस में भी। अब अदर सोर्स की क्यों बात कर रहे हैं, वही बात करेंगे इसके अदर सोर्स की हमने यहाँ पे क्यों बात करी है। सिंपल सी बात कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेचुटी का कोई भी पैसा, चाहे वो रिटायरमेंट पे मिले चाहे उसकी डेथ पे मिले, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। हमें उस पर कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। जब टैक्स लगाने का ही अधिकार नहीं है तो फिर एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेचुटी का पैसा एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए मिस्टर ए हैं, अगर ये रिटायर हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मिस्टर ए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको जो ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा वो हम कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। हमने यही बात पढ़ी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, रिटायर हो गए हो, ग्रेचुटी का पैसा मिल रहा है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब ये रिटायर हो नहीं हुए, अभी काम कर रहे थे, लेकिन ये इनकी किसी वजह से किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ग्रेचुटी का जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, या जो भी लीगली हायर होगा इनका फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, बीवी बच्चे जो भी एप्लीकेशन जिसको भी मिलना चाहिए उसको मिलेगा। अब उनको जो ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि वो एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन किस हेड में एग्जेम्प्ट होगा? क्या फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला ग्रेचुटी का पैसा सैलरी हेड में एग्जेम्प्ट होना चाहिए? सैलरी हेड नेचर है नहीं साहब। अगर ये मिस्टर ए को पैसा मिल रहा होता तो ये सैलरी हेड में आता, क्योंकि वो प्रोविजंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला पैसा अदर सोर्स में जाएगा, और इनकेस अगर ये एग्जाम नहीं होता तो अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाता है। यहीं पर इसी वजह से यहां पर बात लिखी, देयर नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी और अदर सोर्स एज द केस में भी। अगर मैं कहूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह प्राइवेट एम्प्लॉय होता और फिर पेमेंट अंदर द ग्रेचुटी एक्ट में आता नहीं आता, वो एक अलग बात थी, वो समझते। उस टाइम अगर फैमिली मेंबर्स को वो पैसा मिल रहा होता और प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो कहां पर टैक्सेबल हो जाता? अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाता वो पैसा। ठीक है, तो अदर, इसलिए यहां पे अदर सोर्स की बात लिखी हुई है। चलिए जी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेचुटी का सारा पैसा भैया एग्जेम्प्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एम्प्लॉय को मिले चाहे उसके फैमिली मेंबर्स को मिले, दोनों ही केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। तो एक कैटेगरी हमने ग्रेचुटी की ये पढ़ ली। दूसरा ट्रीटमेंट कहते हैं कि एग्जेम्पशन फॉर एम्प्लॉयज। अब ये एम्प्लॉयज कौन से एम्प्लॉयज हैं? मतलब जाहिर सी बात है प्राइवेट वाले एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वाले को तो हमने यहां कवर कर लिया, गवर्नमेंट वाले को तो हमने ऊपर कवर कर लिया, तो यहां पर मेरे प्राइवेट एम्प्लॉय हो गए। अब इनको अगर ग्रेचुटी का पैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, मतलब जो उसकी कैलकुलेशन करी जा रही है, जो भी ग्रेचुटी की अमाउंट कैलकुलेट करी जा रही है वो ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं कि एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, मतलब डेथ या रिटायर जो भी पहले हो जाए, receive shall be exempt to the extent it does not exceed the amount calculated in accordance with the provision of payment of gratuity Act 1972। अब बात यहां पर यह है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में बताया गया है क्या अमाउंट कैलकुलेट होगी, लेकिन टैक्सेबल इनकम टैक्स में बताया गया किस अमाउंट को हम एग्जाम करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि shall be exempt to the extent it does not exceed the amount calculated in accordance with the provision of the payment of the gratuity। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा में एग्जामिशन नहीं दे सकते हैं। यहां पे तो सिंपल बात कह दी है इसने कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो भी अमाउंट मिल रही है हम उससे ज्यादा आपको एग्जामिशन नहीं दे सकते। इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब वो अमाउंट क्या है
हमें वो अमाउंट भी समझनी पड़ेगी। सब कितनी अमाउंट हम एग्जाम कर सकते हैं वो समझ लेते हैं यहां पर। देखिए कहते हैं कि एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट मतलब हम जो तीन यहां पर लिमिट्स हैं 1 2 3, इनमें से जो सबसे कम होगा लीस्ट होगा, इनमें से जो सबसे कम है जो लीस्ट है वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब क्या है पहली अमाउंट? पहली अमाउंट कहता है अमाउंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। एक तो अमाउंट यही हो गई, सिंपल सी बात है। दूसरा कहता है कि 15 डेज लास्ट ऑन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 15 दिन की सैलरी लेनी है, 15 डेज। कौन सी सैलरी लेनी है? जो अपने लास्ट ऑन सैलरी थी, आपकी रिटायरमेंट या आपकी डेथ होते समय जो आपकी लास्ट ऑन सैलरी है उस सैलरी के 15 दिन की सैलरी लेनी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन समझेंगे। अभी सिंपल से इसको समझ लो क्या कह रहा है कि 15 दिन की सैलरी लेनी, 15 डेज लास्ट ऑन सैलरी और जितने साल आपने काम करा है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने काम करा है और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। और थर्ड लिमिट है 20 लाख। इसमें सेकंड पॉइंट में दोबारा समझ लेते हैं, एवरी कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब बात यहां पर यह आती है कि अगर किसी ने 10 साल 6 महीने काम करा है तो क्या मैं इसको 11 साल कहूंगा? हाँ जी, मैं इसको 11 साल कहूंगा। लेकिन एक यहां पर छोटा सा पॉइंट पहले नीचे समझ लो, उसके बाद देखो। फॉर कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मोर देन 6 मंथ शैल बी टेकन एज अ कंप्लीटेड ईयर। A period of 6 months or less shall be ignored। 6 महीना या उससे ज्यादा काम करा होगा, 6 month shall be taken as a completed year, लेकिन 6 महीने से कम, a period of 6 month or less than 6 month, 6 महीने को भी क्या हमें इग्नोर करना है? हाँ भैया, 6 महीने को भी हमें इग्नोर कर देना है। मतलब अगर 10 साल 6 महीने काम करा है तो मैं इसको 11 साल लूंगा या फिर इसको मैं 10 साल लूंगा, मुझे इसको 10 साल लेना पड़ेगा। कहता है कि मोर देन 6 मंथ है, अगर ये 10 साल 7 महीने होता तो मैं इसको फिर 11 साल लेता। मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। दोबारा से समझ लेते हैं कि 15 दिन की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसने काम करा है, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर मैंने काम करा था 15 साल 5 महीने तो मुझे कितने साल लेने पड़ेंगे? 15। अगर मैंने काम करा 15 साल 6 महीने तो कितने साल लेने पड़ेंगे? 15। अगर मैंने काम करा 15 साल 7 महीने तो मुझे कितना टाइम लेना पड़ेगा? 16। अगर मैंने काम करा 15 साल 6 महीने और कुछ दिन एंड 5 दिन, मतलब 6 महीने से जहां एक्सीड हो गया तो मैं उसको फिर पूरा ईयर ही कैलकुलेट करूंगा, पूरा ईयर ही कंसीडर करूंगा। कैलकुलेशन करनी कैसे होगी वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले भी हमें समझ लेते हैं कि लिमिट्स क्या है। लिमिट्स क्या बताई हुई है? तो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, 15 डेज लास्ट ऑन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, और तीसरी लिमिट जो डिफाइंड है वो है 20 लाख रुपए। इनमें से जो भी कम अमाउंट आएगी, जो भी लीस्ट अमाउंट होगी, वो मेरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो मेरी क्या हो जाएगी? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो भी मुझे अमाउंट ग्रेचुटी का मिला होगा उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट लेस कर दो, बैलेंस आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। अब यहां पर लेकिन क्वेश्चन आता है मेरा कि भैया यहां पर जो कह रहे हो ना सैलरी ड्रॉन, सैलरी का मतलब क्या है? यहां पर देखिए, आपने सैलरी हेड में पढ़ा होगा, हर जगह सैलरी हेड का अलग अलग मतलब होता है। कहीं पर बेसिक डीए है, कभी बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स वाला है, कहीं पर कमीशन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां पर बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक और डीए, बेसिक और डीए। अच्छा, डीए क्या अंडर द टर्म्स वाले? नॉर्मल कोई भी डीए, हमने यहां पे कोई कंडीशन लिखी है अंडर द टर्म्स वाला, कोई भी डीए। एंड नंबर ऑफ डेज इन द मंथ विल बी टेकन एज 26 वर्किंग डेज। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, कोई भी डीए। अच्छा, यहां पे कह रहे हैं ना मंथ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, और हमें जो है इन नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ कितना कंसिडर करना है? 26 वर्किंग डेज। हम एक महीने में 26 वर्किंग डेज। क्यों हम ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमें निकालना पड़ेगा लास्ट ऑन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट सर्विस, इसको हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन बन रही है और आपका कैसे अमाउंट एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ विल बी टेकन एज 26 वर्किंग डेज। अब जरा एक पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Ravi retired on 15/6/2023 after completion of 26-year 8-month of service and received gratuity of 15 lakh. At the time of retirement, his salary was basic salary, DA, commission, bonus. Compute his taxable gratuity assuming he is private sector employee and covered under the Payment of Gratuity Act. अभी हमें फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो, ये अभी हमने कवर ही नहीं करा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ये अभी हमने कवर नहीं करा है, हम सिर्फ पहला और लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको 15 लाख रुपए ग्रेचुटी के मिले हैं तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा पूरा तरह? हाँ भैया, ये तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना। एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड ग्रेचुटी की 15 लाख, एग्जेम्प्ट 15 लाख, टैक्सेबल 0। सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भैया, जो पैसा मिला वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। मुझे अब समझना है ये पहला वाला ए पॉइंट समझना। कहता है ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और पेमेंट अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में कवर अप होता है। तो देखिए इसमें हमने 3 लिमिट बताई थी। अगर कोई आदमी पेमेंट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और पेमेंट अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है तो 3 लिमिट है हमारी। कौन से 3 लिमिट है? जिसमें से हम इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम कर देंगे। पहली लिमिट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितनी अमाउंट हमें मिली है? हमें मिली है 15 लाख रुपए। दूसरा है हमें 15 दिन की सैलरी निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑन सैलरी कंसिडरिंग द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इग्नोर 6 मंथ या उससे लेस वाला पार्ट छोड़ देना है। 6 मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको कंसिडर करना है। हमने यहां कितना काम करा? 26 साल 8 महीने, तो मैं इसको कितना लूंगा? 27 साल कंसिडर करेंगे। अब 15 डेज एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हम उसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तीसरी लिमिट हमारी क्या है? 20 लाख रुपए। यही तो 3 लिमिट है भाई, यही 3 लिमिट थी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव हमारे केस में 15 लाख, थर्ड लिमिट 20 लाख। अब हमें सेकेंड वाली निकालनी है, 15 डेज लास्ट ऑन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब हमें निकालना है 15 दिन की सैलरी। अब चलिए हम यहां निकालते हैं 15 दिन की सैलरी। भाई इनकी सैलरी है लास्ट ऑन सैलरी। हम यहां पे अगर देखें, हमने दिखाया भैया आपके जब रिटायरमेंट हुए तो उनकी बेसिक सैलरी थी 50,000 और डीए था 10,000। बेसिक सैलरी थी 50,000 और डीए था 60,000, सॉरी 10,000। तो ये कितना था टोटल? 60,000। 60,000 था। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां पे पूरा ही हटा के लिख देता हूं। 50,000 बेसिक सैलरी, 10,000 डीए। ये 50,000 बेसिक सैलरी, 10,000 डीए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने कहा भैया डीए हम कोई भी ले लेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो 60,000 सैलरी थी। मैं कह रहा हूं मुझे जो अपने लास्ट ऑन सैलरी करी है ना, उसका कितने दिन की लेनी है? 15 दिन की सैलरी लेनी है। तो अगर मुझे 15 दिन की सैलरी लेनी है तो पहले मैं एक दिन की सैलरी निकाल लूं। तो एक दिन की सैलरी निकालने के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय, अभी कौन सा टाइम रिटायर हुए हैं? 26 साल 8 महीने काम करा है, रिटायर हुए हैं 15/6 को रिटायर हुए हैं। लास्ट ऑन सैलरी आपकी मतलब कब की हुई? मई की हुई। मई में होते हैं 31 दिन। ऐसा कुछ कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं साहब, यही गलती होगी। यहाँ पे हमें 31 दिन को ध्यान ही नहीं रखना, हमें यहाँ पे एक दिन की पहले सैलरी निकालनी है हमें, क्योंकि 15 दिन की सैलरी चाहिए ना। तो 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा? एक दिन की सैलरी निकालूंगा। एक दिन सैलरी मुझे महीने में कितने दिन लेने हैं? 26 डेज। अब ध्यान आया, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमें भैया मंथ में कितने डेज कंसिडर करने हैं? 26 वर्किंग डेज।
26 वर्किंग डेज मुझे एक महीने में कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 26 एक दिन का आ जाएगा, और मुझे कितने दिन की चाहिए सैलरी? 15 दिन की सैलरी चाहिए। मुझे कितने दिन की सैलरी चाहिए? 15 दिन की सैलरी चाहिए, और इनटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल उसने अपनी जॉब करी है, उस पूरे साल मुझे वो पीरियड भी चाहिए होगा, वो पूरा पीरियड भी चाहिए होगा। कितने साल काम करा है? 26 साल 8 महीने, 6 महीने से एक्सेस है फ्रैक्शन पार्ट, हाँ जी, तो हम कितने साल ले लेंगे? 27 साल। ठीक है, तो हमें कितने साल ले लेंगे? 27 साल ले लेंगे पूरे। तो 60,000 डिवाइड बाई 26 इंटू 15 इंटू 27, ये आपकी अमाउंट आएगी 9,34,615। तो 3 लिमिट थी। एक मेरे पास क्या आई? 15 लाख रुपए एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड। थर्ड लिमिट थी 20 लाख जो डिफाइन करी गई है, और सेकेंड लिमिट थी 15 डेज की सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। लास्ट ऑन सैलरी 60,000 थी, 26 दिन का मैंने महीना लेना है मुझे, एक दिन की सैलरी आ गई, 15 दिन मल्टीप्लाई करूंगा, 15 दिन की सैलरी आ गई, और जितने साल टोटल काम करा है 27 साल, उतना ले लिया। तो 9,34,615, इसमें से 15 लाख लिस्ट है, 20 लाख लिस्ट है, या 9,34,615 लिस्ट है? 9,34,615 लिस्ट है। तो ग्रेचुटी मुझे रिसीव कितनी हुई है? ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है 15 लाख, एग्जेम्प्ट हो जाएगी मेरी 9,34,615, टैक्सेबल कितनी हो जाएगी? 5,65,385। ठीक है, 5,65,385 मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे बहुत रफ काम करें, कोई मैं फाइनल इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना है, वो अलग चीज़ होगी, बाद में कभी सेशन लेंगे उसका। अभी तो सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये पहला पढ़ा, पहली कैटेगरी हमारे ग्रेचुटी के एम्प्लॉय। दूसरी कैटेगरी, पहले तो गवर्नमेंट वाली कंप्लीट कर ली, दूसरी हमने कंप्लीट कर ली कि प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं जो पेमेंट लेते हैं अंडर द ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। ठीक है,